नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल एमजे हायर फिजिक्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आयलर लैग्रासियन इक्वेशन के बारे में। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उस वीडियो में हमने बात की थी कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन के बारे में, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आयलर लैग्रासियन इक्वेशन के कंप्लीट डेरिवेशन के बारे में। यहाँ पर हम आयलर लैग्रासियन इक्वेशन को प्रूव करेंगे, उसको यहाँ पर हम डिराइव करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमारे पास यदि कोई पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है ये अलग अलग पाथ से मोशन करता हुआ इस पॉइंट Q पर पहुँच जाता है। ये जो पार्टिकल हमारे पास है ये एक तो पाथ फर्स्ट के द्वारा पार्टिकल इस पॉइंट Q पर पहुँचता है और ये जो यहाँ पर पार्टिकल है एक बार पाथ सेकेंड के द्वारा ये मोशन करता हुआ इस पॉइंट Q पर पहुँचता है। और इसी प्रकार से ये जो पार्टिकल है इस P पॉइंट से इस पाथ थर्ड के द्वारा मोशन करता हुआ इस पॉइंट Q पर पहुंचता है। इस प्रकार से ये अलग अलग पाथ के द्वारा ये मोशन करता है इस पॉइंट P से इस पॉइंट Q तक। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो इन कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन में हमने देखा था कि हमारे पास यदि कोई पाथ है I और उस पाथ I का यदि डेल वेरिएशन यदि 0 हो तो वो पाथ एक्सट्रीमम पाथ कहलाता है। एक्सट्रीमम पाथ मीन्स यहाँ पर वो पाथ जो होगा हमारे पास या मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम हो सकता है। हमने देखा था कि हमारे पास एक पाथ वहाँ पर लाइन पाथ था जिसे कि हमने स्ट्रेट लाइन बोला था। उस पाथ के लिए यदि हम इक्वेशन देखें तो उस पाथ के लिए हमारे पास इक्वेशन आई थी, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि एक शॉर्टेस्ट पाथ या फिर लाइन को रिप्रेजेंट करता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि हमारे पास इस लाइन पाथ इस पी क्यू का इक्वेशन थी। और इस शॉर्टेस्ट पाथ PQ के लिए हमने इक्वेशन निकाली थी। इस पाथ की इक्वेशन हम PQ की इक्वेशन हमने निकाली थी I इक्वल टू इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ y डैश x dx। और यदि हमने देखा था कि एक्सट्रीमम पाथ के लिए यहाँ पर जो हमारे पास जो पाथ I है इसका डेल वेरिएशन यहाँ पर 0 होगा, इसलिए डेल I इक्वल टू डेल एफ ऑफ y डैश x dx इक्वल टू 0। ये हमने कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन में देखा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन यहाँ पर डेल I इक्वल टू डेल एफ ऑफ y डैश x dx की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है एंड y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी रिप्रेजेंट ओनली स्ट्रेट लाइन। ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ये केवल स्ट्रेट लाइन को या फिर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात ये पी क्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमारे पास पी क्यू जैसे हम फिगर्स में देखें तो हमारे पास ये एक लाइन है या फिर ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। Therefore, including other path, so we represent another parameter से अल्फा। अब यदि हम यहाँ पर इंक्लूड करें अदर पाथ को, जैसे ये तो पी क्यू हमारे पास एक लाइन पाथ है, लेकिन हम यदि कुछ अदर पाथ्स को यदि रिप्रेजेंट करना चाहे, जैसे हम लाइन पाथ को तो इस इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास और अदर पाथ भी है जो कि लाइन पाथ नहीं है, जैसे पाथ सेकंड हमारे पास है और पाथ थर्ड हमारे पास है, ये लाइन पाथ नहीं है, तो इन पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक पैरामीटर का यूज करते हैं और उस पैरामीटर को हम नाम देते हैं अल्फा। Therefore, including other paths, so we represent another parameter से अल्फा। Then next यदि हम देखें इन ऑर्डर टू डिजाइनेट दीज पाथ एज, तो जो हमारे पास जो लाइन पाथ होगा, जो फर्स्ट पाथ हमारे पास है पी क्यू, जो हमारे पास फर्स्ट पाथ है पी क्यू, इसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अर्थात ये हमारे पास जो फर्स्ट पाथ है इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो होगी y फर्स्ट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 0। यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है और यहाँ पर जो ये वाला वेरिएबल इंडिकेट करता है वो इंडिकेट करता है वेरिएशन को। यहाँ पर जो हमने न्यू पैरामीटर लिया है अल्फा,
उसको ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो वेरिएशन यदि हम देखें, यहाँ पर न्यू पैरामीटर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि ये लाइन पाथ है, यहाँ पर कोई भी वेरिएशन हमें नहीं दिखाई देता है। अब यदि हम सेकंड पाथ की बात करें तो सेकंड पाथ हमारे पास जो होगा, यदि हमारे पास ये जो सेकंड पाथ है, इस सेकंड पाथ के लिए यदि हम पैरामीटर अल्फा 2 से रिप्रेजेंट करें और इस थर्ड वाले पाथ के लिए यदि हम न्यू पैरामीटर अल्फा 3 से रिप्रेजेंट करें, देन हमारे पास इन दोनों पाथ y सेकंड और y थर्ड की इक्वेशन होगी f ऑफ x अल्फा 2 एंड y थर्ड इक्वल टू f ऑफ x अल्फा 3। यहाँ पर इस प्रकार से अब यदि हमारे पास जो नया पाथ होगा, लाइन पाथ के अलावा जो हमारे पास पाथ होगा, उस पाथ की इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे y x अल्फा, यहाँ पर जो अल्फा होगा वो अदर पाथ के लिए पैरामीटर है लाइन पाथ को छोड़कर, तो y x अल्फा इक्वल टू होगा y x 0 प्लस अल्फा नीटा x। ये हमारे पास जो अदर इंक्लूडेड जो पाथ होंगे उन पाथ के लिए इक्वेशन होगी। यहाँ पर जो नीटा एक्स हमारे पास है, नीटा एक्स इज आर्बिट्ररी फंक्शन, यहाँ पर नीटा एक्स आर्बिट्ररी फंक्शन है। और हम यदि देखें तो नीटा x1 इक्वल टू नीटा x2 इक्वल टू 0, अर्थात x1 और x2 पॉइंट पर जो नीटा की वैल्यू होगी वो 0 यहाँ पर हमें प्राप्त होती है, क्योंकि यदि यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा जो इनिशियल पॉइंट है x1 और ये हमारा फाइनल पॉइंट है x2। तो इन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर यहाँ पर यदि हम वेरिएशन देखें या जो वेरिएशन फंक्शन देखें तो इन वेरिएशन फंक्शन की इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर इनकी वैल्यू 0 होती है। इसलिए यहाँ पर जो नीटा x1 और नीटा x2 की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर यदि हम कोई तीसरा पॉइंट x3 ले लें, जैसे x3 मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पर ले लूँ, जैसे यहाँ पर इस वाले पाथ PQ पर ले लूँ, तो इसमें हमारे पास जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन कुछ ना कुछ वेरिएशन यहाँ पर होता है। जैसे हम यहाँ से देखें तो यहाँ से इस सेकंड वाले पाथ पर देखें तो हमें यहाँ पर भी वेरिएशन मिलता है, यहाँ पर भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, यहाँ पर भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को छोड़कर सभी पॉइंट पर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। इसलिए जो x3 पॉइंट होगा उसके लिए इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, अर्थात यहाँ पर कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। वेयर अल्फा इक्वल टू 0 इन y x0 में बी रिप्रेजेंट डिफरेंट पाथ। यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू होगी y x अल्फा में या फिर y x0 में, ये डिफरेंट पाथ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है अल्फा की वैल्यू। सो डिफरेंट पाथ कैन बी रिटन एज, इसलिए हम ये जो डिफरेंट पाथ होगा, जो अदर पाथ हमने जो इंक्लूडेड किए हैं वे जो अदर पाथ होंगे उनकी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं आई अल्फा, क्योंकि जो अदर पाथ के लिए हमने पैरामीटर लिया है अल्फा, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई अल्फा से। आई अल्फा इक्वल टू हमारे पास जो पाथ के लिए जो फंक्शन होगा या जो इक्वेशन होगी वो होगी x1 से x2 इंटीग्रेशन f ऑफ y डैश x dx। यहाँ पर सिंस अल्फा इज रेफर टू डिफरेंट पाथ, यहाँ पर जो अल्फा जो पैरामीटर है वो डिफरेंट पाथ को यहाँ पर रेफर करता है। अब यदि हम देखें कि यदि हमारा पाथ एक्सट्रीमम पाथ है तो फॉर एक्सट्रीमम पाथ के लिए जो हमारी कंडीशन होगी वो होगी डी ओवर डी अल्फा इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर यदि हमारे पास यदि पाथ जो है वो एक्सट्रीमम पाथ होगा तो वो अल्फा पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जो अल्फा जो हमने पैरामीटर लिया है वो अदर पाथ के लिया है, न कि एक्सट्रीमम पाथ के लिए हमने जो अल्फा पैरामीटर लिया है। इसलिए एक्सट्रीमम पाथ के लिए यहाँ पर जो हमारे पास जो पाथ होगा वो अल्फा पर डिपेंड नहीं करेगा। सो डी आई और डी अल्फा इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन का जो हमारे पास आई अल्फा इक्वल टू x1 से x2 f ऑफ y डैश x dx है, इसका यहाँ पर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। सो डिफ्रेंसिएशन अबव इक्वेशन देन डी आई अल्फा और डी अल्फा इक्वल टू x1 से x2, यहाँ पर हम वन वेरिएबल को लेकर एक वेरिएबल को लेकर इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन x1 से x2 डेल f ओवर डेल y इंटू डी वाई ओवर डी अल्फा
प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इंटू डी वाई डैश ओवर डी अल्फ़ा। फिर हम थर्ड वेरिएबल लेंगे डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी अल्फ़ा और इंटू हमारे पास है डी एक्स। यहाँ पर हम यदि ये देखें डी एक्स अपॉन डी अल्फ़ा, तो यहाँ पर जो एक्स है वो डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फ़ा। यहाँ पर एक्स अल्फ़ा पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसलिए यहाँ पर डी आई ओवर डी अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x1 से x2 डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डी वाई ओवर डी अल्फ़ा प्लस डी डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इंटू डी वाई डैश ओवर डी अल्फ़ा डी एक्स। अब हम देखते हैं कि इफ़ आई अल्फ़ा रिप्रेजेंट एक्सट्रीमम पाथ, यदि आई अल्फ़ा एक्सट्रीमम पाथ को रिप्रेजेंट करता है तो जो हमारे पास जो पाथ आई होगा वो अल्फ़ा पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए डी आई ओवर डी अल्फ़ा इक्वल टू 0। सो x1 से x2 इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू जो आएगी, यहाँ पर हम डी आई अपॉन डी अल्फ़ा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x1 से x2 डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई ओवर डी अल्फ़ा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इंटू डी वाई डैश ओवर डी अल्फ़ा डी एक्स इक्वल टू 0। देन यहाँ पर यदि हम इसको अलग अलग सॉल्यूशन करें तो x1 x2 डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डी वाई ओवर डी अल्फ़ा डी एक्स प्लस x1 से x2 डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इंटू डी वाई डैश ओवर डी अल्फ़ा डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त होती है। इस इक्वेशन नंबर 4 में हमें यहाँ पर 2 टर्म्स है, एक फर्स्ट टर्म्स और एक सेकेंड टर्म्स। यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस सेकेंड वाली टर्म्स को। तो चलिए इस सेकेंड वाली टर्म्स जो हमारे पास है वो है x1 से x2 डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इंटू डी वाई डैश ओवर डी अल्फ़ा डी एक्स। यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड u इंटू वी फंक्शन मानकर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन हमारा होगा सेकंड इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इंटू डी वाई ओवर डी अल्फ़ा x1 से x2 माइनस इंटीग्रेशन x1 से x2 डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश डी वाई ओवर डी अल्फ़ा डी एक्स। यहाँ पर हमने u इंटू वी का फॉर्मूला लगाकर इसका इंटीग्रेशन किया है। नाउ अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास अदर पाथ के लिए जो जनरल जो इक्वेशन होगी वो होती है वाई एक्स अल्फ़ा इक्वल टू वाई एक्स 0 प्लस अल्फ़ा नीटा एक्स। यहाँ पर जो नीटा एक्स है वो आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो अदर पाथ के लिए पैरामीटर्स हैं। देन यदि इस इक्वेशन का हम अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में यदि डेरिवेटिव करें तो होगा डी वाई ओवर डी अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा इक्वल टू डी वाई एक्स 0 अपॉन डी अल्फ़ा प्लस नीटा एक्स। यहाँ पर नीटा एक्स हमारे पास बाहर आ जाएगा और अल्फ़ा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ पर अब यदि हम यहाँ पर लिमिट लगाएं तो लिमिट हमारे पास होगी x1 से x2, क्योंकि हमारे पास जो पाथ है वो पॉइंट P से पॉइंट Q तक मोशन करता है और हम इसलिए पॉइंट P पर हमारी इनिशियल जो पोजीशन होगी, इनिशियल पॉइंट हमारा होगा x1 और फाइनल पॉइंट हमारा होगा x2। इसलिए हम यहाँ पर लिमिट यूज़ करेंगे x1 से लेकर x2 इक्वल टू डी वाई ओवर डी अल्फ़ा x1 माइनस डी वाई ओवर डी अल्फ़ा x2 प्लस नीटा x2 माइनस नीटा x1। यहाँ पर हम यहाँ पर पहले x2 लेंगे और फिर x1 लेंगे। तो यहाँ पर हम x1 और x2 की लिमिट लगा देंगे। यहाँ पर हमने लिमिट लगा दी कि डी वाई ओवर डी अल्फ़ा की वैल्यू x2 x1 लिमिट लगाएंगे तो डी वाई ओवर डी अल्फ़ा x2 पर इसकी वैल्यू और माइनस डी वाई ओवर डी अल्फ़ा x1 पर डी वाई अपॉन डी अल्फ़ा की वैल्यू प्लस नीटा x की वैल्यू x2 पर और नीटा की वैल्यू x1 पर। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डी वाई ओवर डी अल्फ़ा x1 x2 डी वाई ओवर डी अल्फ़ा x1 x2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास 0 प्राप्त होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि डी वाई अपॉन डी अल्फ़ा की वैल्यू जो x2 पर होगी, अर्थात यहाँ पर जो y हमारे पास है इस y की वैल्यू जो है वो अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में x2 पॉइंट पर चेंज नहीं होती है, इसकी वैल्यू 0 होगी। इसी प्रकार से इस y की वैल्यू अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में x1 पॉइंट पर भी चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर 0 प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे पास जो x1 और x2 है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट हैं, इसलिए इन दोनों की वैल्यू 0। इसी प्रकार से नीटा x2 और नीटा x1 की भी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि
x1 और x2 पर नीटा x1 और नीटा x2 की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए इन दोनों की भी वैल्यू 0 होगी। इसलिए फाइनली हमारे पास dy/d अल्फा x1 से x2 इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। तो हमारे पास जो सेकंड टर्म्स आएगी वो आएगी सेकंड इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन x1 से x2 d/dx डेल f/del y' इंटू dy/d अल्फा dx। ये वाली टर्म्स हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। अब यदि हम यहाँ पर आगे देखें, यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड की वैल्यू जो प्राप्त हुई है इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास इसकी ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी माइनस x1 से x2 d/dx डेल f/del y' इंटू dy/d अल्फा इंटू dx। और यदि हमने इसको जब सोल्व किया है तो यहाँ पर dy/d अल्फा की जो वैल्यू है वो हमें 0 प्राप्त होती है, इसलिए ये वाली टर्म्स कंप्लीट 0 हो जाएगी और हमें सेकंड टर्म्स की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त होती है। नेक्स्ट यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 आई है, इक्वेशन नंबर 5 हमारी जो आई है वो सेकंड की वैल्यू है, इसलिए सेकंड टर्म्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पर पुट कर देंगे। यदि इक्वेशन नंबर 4 में हम इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है dy/d अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी, ये पहली टर्म्स हमारे पास है x1 से x2 डेल f/del y इंटू dy/d अल्फा dx माइनस हमारे पास है ये सेकंड टर्म्स की वैल्यू, ये सेकंड टर्म्स की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं तो माइनस हमारे पास आएगा x1 से x2 d/dx डेल f/del y' dy/d अल्फा dx। लेकिन यहाँ पर फॉर एक्सट्रीमम पाथ के लिए हमने dy/d अल्फा की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 0 मान ली है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। देन x1 से x2 डेल f/del y माइनस यहाँ पर d/dx डेल f/del y' और dy/d अल्फा dx को हम कॉमन लेंगे, बाहर ले लेंगे, इक्वल टू 0। देन यहाँ पर अब यदि हम देखें तो यहाँ पर ये वाली टर्म्स हमें प्राप्त होती है, तो इस टर्म से हम लिख सकते हैं यहाँ से कि डेल f/del y माइनस d/dx डेल f/del y' इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू भी हमें कितनी प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होती है। फॉर एक्सट्रीमम पाथ के लिए यहाँ पर dy/d अल्फा की वैल्यू 0 हमें प्राप्त होगी, इसलिए हमें ये इक्वेशन यहाँ से प्राप्त होती है डेल f/del y माइनस d/dx इंटू डेल f/del y' इक्वल टू 0। इसलिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है ये आयलर-लैग्रासियन इक्वेशन कहलाती है। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज आयलर-लैग्रासियन इक्वेशन। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।